हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशांग मित्तल और आप देख रहे हो लॉ एंड नॉलेज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा लॉ एंड नॉलेज के नाम से। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जिससे दो कंसेप्ट हमारे सामने आए। एक तो एवोल्यूशन ऑफ पीआईएल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इस जजमेंट के बारे में जरूर देखेंगे, और जब आप टॉट पढ़ते हुए एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब भी आप इस कंसेप्ट को देखेंगे। इस केस का नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट। अब देखिए इसके अंदर क्या था, इस जजमेंट में क्या हुआ था, इसको लैंडमार्क जजमेंट क्यों बोला। देखिए, आपको इसका जो आंसर है, ये केस जो है आपको दो जगह पे लिखना होगा। बेसिकली दो जगह पे लिखने के लिए आएगा, या आप तीन भी कह सकते हैं। या तो आपसे डायरेक्टली ये केस पूछ लिया जाएगा, चाहे आप जुडिशरी का स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम में आ सकता है। आप एलएलबी का स्टूडेंट हो, अगर आप टॉट या कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपको लिखने के लिए आ सकता है। और वैसे अगर आप प्रैक्टिस के अंदर हो तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए किन जगहों पे हो सकता है। या तो डायरेक्टली पूछेगा इस केस को बता दीजिए क्या है इस केस में, या फिर जब आप पीएएल के बारे में बता रहे होंगे, पीएएल कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या चीजें आई इंडिया के अंदर, तो उसी टाइम का केस है। इसके अंदर पीआईएल डाली गई थी। तो जब आप इस तरीके के सारे केसेस बता रहे हो, वहां पे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका आंसर जो है वो अधूरा रह जाएगा। और वहीं अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी देखें और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कंसेप्ट के अंदर इस केस को ना बताएं तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आप समझा ही नहीं सकते। क्या होता था, इस केस से पहले इंडिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां पे अगर आपको कोई इंजरी कर रहा है या किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसकी डेथ करी या उसको इंजरी पहुंचाई, उससे कंपनसेशन मांग सके। इससे पहले, इस केस से पहले इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं था। इसी केस के कारण ये कंसेप्ट हमारे सामने आया और हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी को देखा कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है। अब देखिए ये केस क्यों आया। एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है जिसका नाम है भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी, जिसके बारे में सब जानते हैं। तो इसके अंदर जब ये गैस लीक ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। 1984 का इंसिडेंट है। बिहार में भोपाल में बहुत सारे लोग मरे। तो उस वक्त इस तरीके का इंसिडेंट हुआ। इसी की अगर आप थोड़ी सी बात आओ तो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनको मारा गया। और फिर उसी दौरान दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके के इंसिडेंट होता है, श्री राम फर्टिलाइजर्स के अंदर, जहां पे ओलियम गैस लीक होती है। तो दोनों एक तरीके से सेम तरह के इंसिडेंट थे, जहां पे इस तरीके के इंसिडेंट सामने आने लग गए थे कि ऐसे गैसेस लीक हो रही थी। फैक्ट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रही थी, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रही थी। तो ये चीज सामने आई। अब जब ऐसे जैसे यहाँ पे दिल्ली में हुआ, तो यहाँ पे जो डीएम थे उनको ऑर्डर किया कि आप यहाँ से अपनी फैक्ट्री रिमूव कर दो, यहाँ पे बहुत सारे लोग वगैरह रहते हैं, तो आप दिल्ली से बाहर चले जाइए। इसको जब वो इसी चीज का इंतजाम कर रहे थे बाहर जाने का, उसी दौरान दोबारा से ये इंसिडेंट अकर हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि भाई भोपाल में ऐसा हुआ, दिल्ली में बार बार ऐसा हो रहा है, और इसके अंदर जो व्यक्ति मर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी एक व्यक्ति की डेथ हुई, यहाँ पे काफी सारे लोग मरे। तो इसको चीज को देखते हुए कि भाई इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको लेकिन कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा या उनको कोई उसका रिलीफ नहीं मिल रहा। इसको देखते हुए एमसी मेहता ने पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। अब ये पीआईएल फाइल करी थी, उसके अंदर कुछ रिलीफ मांगे उन्होंने क्या रिलीफ मांगा। उन्होंने बोला, एक तो जिस व्यक्ति की डेथ हुई या जिस व्यक्ति को इंजरी हुई उसको कंपनसेशन पे किया जाए, और दूसरी बात, ये जो फैक्ट्री थी श्री राम फर्टिलाइजर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको बंद कर दिया जाए। ये दो रिलीफ उन्होंने मांगे। अब जब ये रिलीफ मांगे तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि ये जो श्री राम फर्टिलाइजर्स है, क्या ये स्टेट है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हो, तो जब कोई स्टेट के अंदर चीज आएगी तभी वहां पे आप अपने फंडामेंटल राइट्स मांग सकते हो। आप बोल सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 21 को देखा जाए तो। अदरवाइज आप नहीं बोल सकते कि आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हुए और पीएएल मांगे। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या श्रीराम फर्टिलाइजर स्टेट है।
तो ये देखा गया कि जो दिल्ली क्लॉक लिमिटेड थी, जिसकी ये सब्सिडरी थी श्रीराम फर्टिलाइजर, वो तो स्टेट थी, लेकिन क्या श्रीराम फर्टिलाइजर्स स्टेट थी? इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कि ये है या नहीं, क्योंकि अगर ये चीज होती तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनानी पड़ती है, एक अलग से एजेंसी उसकी जांच करती है और देखती कि क्या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुआ या नहीं हुआ। इस चीज का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेप्ट को सामने लेके आई। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो श्रीराम फर्टिलाइजर्स है, जो भी कंपनसेशन है उसको ऑब्जॉर्व करेगी, मतलब पहला रिलीफ जो था वो दिया। जिन भी व्यक्तियों की डेथ हुई है या जिनको भी इंजरी हुई है, उनको ये कंपनसेशन पे किया जाएगा, जिससे हमारे सामने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया कि अगर किसी की प्रीमिसेस में, किसी भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमिसेस में इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो उसके लिए वो लाइबल होगा, वो लाइबल होगा। और साथ ही साथ डीप पॉकेट कंसेप्ट आया। डीप पॉकेट कंसेप्ट में क्या था, अब यहां पे वो जो लाइबल होगा, कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा, ये डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज है 1000 करोड़ टर्नओवर का और एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज है 10 करोड़ टर्नओवर का, तो दोनों के अंदर कंपनसेशन का फर्क आ जाएगा। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उतना बड़ा कंपनसेशन देगी, और जो जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उतना छोटा कंपनसेशन देगी। तो इसको हमने बोला डीप पॉकेट कंसेप्ट, और साथ ही साथ हमारे पास आया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एब्सोल्यूट लायबिलिटी का या पीआईएल के बारे में, या डायरेक्टली आपसे केस पूछा जाए, तो आप इस केस को इस तरीके से समझा सकते हैं। एक बार हम इसको समराइज वे में समझते हैं कि क्या बताया गया। देखिए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, भोपाल की गैस लीक ट्रेजेडी हुई, श्रीराम फर्टिलाइजर्स हुआ, उनको वहां से निकालने के लिए बोला गया, उसके बाद वो दोबारा इंसिडेंट हो गया, जिसको देखते हुए जो एमसी मेहता थे उन्होंने पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और रिलीफ मांगा, कंपनसेशन और क्लोजर ऑफ दैट फैक्ट्री। अब जब उन्होंने मांगा तो अब क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या श्रीराम फर्टिलाइजर एक स्टेट है या नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसका आंसर नहीं दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट दो कंसेप्ट लेके आई, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एज वेल एज डीप पॉकेट कंसेप्ट। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर उसकी लायबिलिटी बताई गई कि जो भी कंपनसेशन है वो पे करना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर उसकी प्रीमिसेस के अंदर कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो उसको वो कंपनसेशन पे करना होगा, और साथ ही साथ मतलब अगर किसी को उससे नुकसान भी होता है तो उनको भी वो कंपनसेशन पे करना होगा। और साथ ही साथ डीप पॉकेट कंसेप्ट आया, जिसके अंदर ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे मैटर करेगा कि कंपनसेशन कितना पे करना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो कंपनसेशन का लेवल भी उतना ही बढ़ जाएगा। और वहीं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, उसकी टर्नओवर बहुत कम है, तो फिर उसको जो कंपनसेशन है वो भी कम पे करना पड़ेगा। तो अब इस पूरे केस को हमने समझा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, कहीं भी कुछ समझ नहीं आया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी।